लास्ट लेक्चर पर हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे, दो कॉन्सेप्ट इसमें और रह गए थे, फिर क्वेश्चन करने हैं। तो पढ़ा हम लोगों ने ये था कि सेक्स के डिटर्मिनेशन के मेन तीन टाइप हैं। क्या था? तो ह्यूमन में और ड्रासोफिला में। एक्स एक्स और एक्स वाई पैटर्न था, जबकि बर्ड्स में जेड डब्ल्यू जेड जेड था। और ग्रास हॉपर में एक्स 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 ओ था और मॉथ में एक्स ओ एक्स एक्स था। इसमें जो इधर की तरफ सेक्स क्रोमोसोम लिखे हैं वो फीमेल के हैं और इधर की तरफ जो लिखे वो मेल के हैं। कौन होमोगेमेटिक है कौन हेट्रोगेमेटिक है हम इतना देख के बता सकते हैं। जैसे ह्यूमन और ड्रोसोफिला में फीमेल होमोगेमेटिक मेल हेट्रोगेमेटिक, बर्ड में फीमेल हेट्रोगेमेटिक मेल होमोगेमेटिक, ग्रासहॉपर में फीमेल होमोगेमेटिक मेल हेट्रोगेमेटिक और मॉथ में फीमेल हेट्रोगेमेटिक मेल होमोगेमेटिक। ये हम बता सकते हैं। लेकिन इसके तहत क्वेश्चन और है, ये तो सेक्स क्रोमोसोम है, इनके साथ कुछ न कुछ क्या पाए जाते होंगे? ऑटोसोम पाए जाएंगे और सभी में पाए जाएंगे ऑटोसोम। यहाँ भी पाए जाएंगे, यहाँ भी पाए जाएंगे और यहाँ भी पाए जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑटोसोम जोड़ने के बाद टोटल क्रोमोसोम कितने बनेंगे, तो मान लेते हैं कि 10 ऑटोसोम है, मान लेते हैं। तो जरा बताओ यहाँ टोटल कितने बनेंगे? तो चाहे फीमेल हो और चाहे मेल हो, फीमेल में 2 एक्स हैं, मेल में 1 एक्स 1 वाई है, लेकिन दो दो क्रोमोसोम तो हैं। और टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 10 + 2 मतलब 12 हो जाएंगे एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ भी देखो फीमेल में 2 हैं, मेल में 2 हैं, तो यहाँ भी कितने जोड़ दोगे? 10 में 2 जोड़ दोगे तो फिर क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और देखो यहाँ देखो फीमेल में 2 क्रोमोसोम है, लेकिन मेल में 1 एक्स से बगल में कुछ है ही नहीं। तो देखो होगा क्या, जब फीमेल में आप 10 जोड़ोगे तो फीमेल में हाल क्या होगा? 10 में 2 जोड़ के क्या हो जाएगा? 12 क्रोमोसोम हो जाएगा। लेकिन मेल में 2 तो है नहीं, 1 ही है। तो मेल में फिर क्या लिखोगे? मेल में 10 + 1 लिखोगे और क्या हो जाएगा? 11। तो ये बड़ी अजीब कंडीशन बन गई क्या, कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी अलग अलग मिल गया। जैसे ग्रॉस हॉपर का जो फीमेल है, अगर मान लेते ऑटोसोम 10 है, तो फीमेल में टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 12। और मेल में टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 11। इसी तरीके से मॉथ में देख लो, फीमेल में क्या करोगे? 1 ही जोड़ोगे, तो फीमेल में 10 + 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और मेल में तो 2 जोड़ोगे ना, 10 + 2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 12। तो कहने का मतलब ये है कि इतने टाइप के जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसमें कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनमें मेल और फीमेल में टोटल क्रोमोसोम नंबर एक जैसी होगी, मतलब जितने मेल में होंगे उतने फीमेल में होंगे। तो देखो यहाँ ह्यूमन और ड्रोसोफिला में, मतलब मैंने ऑटोसोम 10 लिए हैं तो 12 आंसर आया, ठीक है। ऑटोसोम सबके अलग अलग होंगे। तो ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में और ग्रास हॉपर में क्या है? ह्यूमन में, ड्रोसोफिला और बर्ड में मेल और फीमेल के क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? सेम होंगे। अब जितने भी होंगे वो सेम होंगे, जितने मेल में होंगे उतने ही फीमेल में होंगे। लेकिन जब हम ग्रास हॉपर और मॉथ में जाएंगे तो मेल और फीमेल के क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं होंगे। अब जब सेम नहीं होंगे तो या तो मेल में ज्यादा होंगे या तो फीमेल में ज्यादा होंगे। तो जरा बताओ ग्रास हॉपर में किस में ज्यादा है? तो ग्रास हॉपर में मेल में 1 क्रोमोसोम कम है, किससे? फीमेल की तुलना में। और मॉथ में फीमेल में 1 क्रोमोसोम कम है, किसकी तुलना में? मेल की तुलना में। ठीक है, तो 2 नीचे लाइनें लिख लो। समझ में आई बात? देखिए किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज में, आगे जाओ आगे देवांश, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज में, और आगे यहाँ बैठो, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज में
क्रोमोसोम नंबर टोटल कितने होंगे वो डिपेंड करेगा कि ऑटोसोम में आपने सेक्स क्रोमोसोम कितने जोड़े हैं। ऑटोसोम में अगर 2 जोड़ोगे तो संख्या +2 हो जाएगी, और ऑटोसोम में 1 जोड़ोगे तो फिर +1 होगी। तो 1 जोड़ेंगे कि 2 जोड़ेंगे डिपेंड करेगा है क्या। तो लिख लेते हैं इन ह्यूमन ड्रासोफिला एंड बर्ड्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल इन मेल एंड फीमेल, जबकि इन ग्रॉसहॉपर और मॉथ क्या होगा, टोटल क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा, तो कहोगे कि मॉथ में फीमेल विद 1 क्रोमोसोम लेस देन मेल, मॉथ में फीमेल में कम होगा, जबकि ग्रॉसहॉपर में मेल विद 1 क्रोमोसोम लेस देन फीमेल। हेडिंग डालिए, साइड हेडिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सुनते चलेंगे और लिखते चलेंगे। जैसे कि पहले से ही पता है कि जो ह्यूमन मेल है उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम है, और यह भी पता है कि 46 क्रोमोसोम में से 44 प्लस XY कंडीशन है। इसमें 44 क्या है, ऑटोसोम है, और ये XY क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। और अगर ह्यूमन फीमेल की बात करें तो यहां भी वही हाल है, 46 क्रोमोसोम है, और 46 क्रोमोसोम की स्थिति वही है 44 प्लस XX, और ये 44 क्या है, लिखते चले, ऑटोसोम, और ये है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम हैं कितने, तो कहोगे 22 पेयर हैं, और सेक्स क्रोमोसोम कितना है, 1 पेयर है। तो यहां जो दिख गया है कि सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है वो फीमेल में 2 X क्रोमोसोम रखता है और मेल में 1 X रखता है, 1 Y। अब गैमीट बनाएंगे, तो जब गैमीट बनाएंगे तो स्थिति ये होगी कि ये जो ऑटोसोम पेयर 44 हैं इसमें से 22 एक तरफ चले जाएंगे और 22 एक तरफ चले जाएंगे। जो XY का पेयर है
एक तरफ चला जाएगा x और एक तरफ चला जाएगा y। वैसे फीमेल में भी होगा क्या, जब इससे गैमीट बनाएंगे तो देखो 44 है, 22 इधर चले जाएंगे और 22 इधर चले जाएंगे, x x बटेगा तो इसके साथ भी एक x जाएगा और इसके साथ भी एक x जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन देखो क्या होगा, ये 50% स्पर्म है जिसमें क्या है एक्स क्रोमोसोम है, और ये भी तो 50% स्पर्म है। तो स्पर्म दो टाइप के मिल गए, स्पर्म विद एक्स और स्पर्म विद वाई, जबकि ओवम एक ही टाइप का है, स्पर्म विद एक्स। अब देखो इसी ओवम का इस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करा दे तो इधर से 22 इधर से 22 कितने हो गए 44, इधर से x इधर से y तो साथ में क्या हो जाएगा एक्स वाई। और अगर ये बन गया तो इसका मतलब है क्या हो गया, मेल हो गया। लेकिन इसी ओवम को पकड़े रहे और इस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करा दे तो इधर से 22 इधर से 22 कितने हो गए 44, इधर से x इधर से x। अगर ये हो गया तो ये क्या है फीमेल है। तो ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, आगे आओ आगे, यहां बैठो। ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो कहोगे ओवम का फर्टिलाइजेशन किस स्पर्म से हो रहा है, ओवम का फर्टिलाइजेशन स्पर्म विद वाई से हो रहा है या ओवम का फर्टिलाइजेशन स्पर्म विद एक्स से हो रहा है। विद वाई से हो रहा है तो रिजल्ट मेल है और विद एक्स से हो रहा है तो रिजल्ट फीमेल है। इसका मतलब है कि ह्यूमन के केस में सेक्स का डिटर्मिनेशन स्पर्म के क्रोमोसोम तय करेंगे, ना कि ओवम के क्रोमोसोम तय करेंगे। इसका मतलब सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल या फादर तय करेंगे, ना कि फीमेल या मदर। तो लिख लीजिए, 2 लाइनें लिखनी इसके बाद। तो फाइनली क्या तय हुआ कि ह्यूमन के केस में सेक्स डिटरमाइन स्पर्म के क्रोमोसोम करेंगे, और इस हिसाब से कि ओवम का फर्टिलाइजेशन किस स्पर्म से है, स्पर्म विद एक्स से है या स्पर्म विद वाई से है। लिखो, इन ह्यूमन sex determined by chromosome of sperm sex determined in such a way that ovum fertilize with which sperm, ओवम का फर्टिलाइजेशन किस स्पर्म से हुआ है। यदि ओवम फर्टिलाइज विद स्पर्म कंटेनिंग क्या एक्स, तो रिजल्ट क्या होगा फीमेल। और अगर ओवम फर्टिलाइज विद स्पर्म कंटेनिंग वाई, तो रिजल्ट क्या होगा मेल। ह्यूमन में पॉसिबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड कितनी होती है 1/2,
पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड कितनी होती है? पॉसिबिलिटी ऑफ चलिए क्वेश्चन लिखे। मेल की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/2 और फीमेल की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/2। अब इस पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल करके सवाल एग्जामिनर कैसे बना रहा है वो देखें। तो क्वेश्चन लिख ले। एक कपल है, 3 daughters. What is possibility that fourth child will be son? पहले से ही 3 डॉटर हैं, फोर्थ चाइल्ड विल बी सन की संभावना। तो ये ध्यान से सुन लीजिए कि पहले से चाहे जो बच्चे हों, उससे आने वाले बच्चे का सेक्स तय नहीं होता है। पहले से 3, 4, 5 कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। तो चाहे फर्स्ट चाइल्ड हो, चाहे सेकंड चाइल्ड हो, चाहे थर्ड चाइल्ड हो, और चाहे फोर्थ चाइल्ड हो, और चाहे फिफ्थ चाइल्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी पर्टिकुलर का अगर पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर में पॉसिबिलिटी सन की और डॉटर की, तो सन की पॉसिबिलिटी भी 1/2 और डॉटर की पॉसिबिलिटी भी 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी होगा 1/2। क्वेश्चन बदलेंगे, आंसर बदल जाएगा। व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ 4 sons to a couple? इस क्वेश्चन की भाषा में और इस क्वेश्चन की भाषा में अंतर है। यहां कहा था फोर्थ चाइल्ड, यहां 4 कह रहा है, फोर्थ नहीं कह रहा है। अभी शादी हुई है, फिर प्लान किए हैं कि 4 बच्चे पैदा करेंगे। हाँ, एक भी नहीं, अभी 4 बच्चे पैदा करेंगे। चारों के सन होने की संभावना कितनी है? तो ऐसे संभावना है 4 सन्स तभी होंगे जब फर्स्ट चाइल्ड क्या हो? सन। सेकंड चाइल्ड भी क्या हो? सन। थर्ड चाइल्ड भी क्या हो? सन। और फोर्थ चाइल्ड भी क्या हो? सन। तभी तो 4 सन होंगे। फर्स्ट चाइल्ड में सन होने की पॉसिबिलिटी 1/2, सेकेंड में भी सन होने की पॉसिबिलिटी 1/2, थर्ड में भी सन होने की पॉसिबिलिटी 1/2, 4 में भी सन होने की पॉसिबिलिटी 1/2। अब 4 सन्स होंगे इसकी पॉसिबिलिटी। तो इसकी पॉसिबिलिटी यही है कि 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 और गुणे 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/16। यहां सिर्फ लिखा है 4 और यहां क्या लिखा है? फोर्थ। इतना अंतर है। किसी पर्टिकुलर का पूछेगा तो आप 1/2 बताओगे, लेकिन यहाँ 4 एक साथ पूछ लिया है। तो 4 एक साथ कैसे होंगे? पहला भी सन हो, दूसरा भी सन हो, तीसरा भी सन हो, चौथा भी सन हो, तभी 4 सन हो सकते हैं। इस नाते पॉसिबिलिटी ऐसे मल्टीप्लिकेशन लॉ से आएगी और आंसर हो जाएगा 1/16।
दोनों सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। लिख लिया? अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ 3 सन एंड 2 daughter born to a couple? अभी शादी हुई है, प्लानिंग किए हैं कि 5 बच्चे करेंगे, 3 उसमें क्या होंगे सन और 2 क्या होंगे डाटर। इसकी क्या संभावना है? तो इसकी संभावना देखो कैसे निकाली जाती है। इसकी पॉसिबिलिटी का फार्मूला अलग है। देखो क्या करते हैं, तो सामान्यतः पॉसिबिलिटी होती है 1/2 की पावर लिखेंगे n गुणे यहां ऊपर टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? तो पॉसिबिलिटी 1/2 है, टोटल बच्चे कितने हैं तो 3 और 2 मिला के 5, तो यहाँ पावर लिखोगे 5 और गुणे टोटल मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन ऐसे, पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ये चौथा बच्चा और ये 5वां बच्चा। कितने सन है? 3। पहला सन, दूसरा सन, तीसरा सन। और कितनी डाटर है? 2। पहली डाटर और दूसरी डाटर। अब काट देते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यहां कितना आ जाएगा? 1/35 कैसे लिखोगे भैया? कमाल किए पड़े हो। 1/32 और ऊपर बचा कितना? बटे 1। तो फिर काट दो, नहीं कटेगा। तो आंसर आ जाएगा 5/16। लिख लो। हेडिंग डाले सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। एनसीईआरटी में अलग से दिया है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। देख लो क्या है। हनी बी के मामले में 2-3 क्वेश्चन है। क्या होता है? तो हनी बी में जो फीमेल होते हैं वो 2n होते हैं और 2n की संख्या 32 होती है, जबकि हनी बी में जो मेल होते हैं वो n होते हैं और n की संख्या 16। तो पहला सवाल तो यही है कि हनी बी में फीमेल डिप्लॉयड होती है और मेल हेप्लॉयड होते हैं। इसी नाते हनी बी का जो डिटर्मिनेशन है उसको हेप्लॉयड डिप्लॉयड डिटर्मिनेशन कहते हैं। अभी लिखो नहीं, सुन लो। अब जब फीमेल गैमीट बनाएंगे तो फीमेल के गैमीट बनने के बाद एक गैमीट n का बनेगा, दूसरा गैमीट n का बनेगा। मेल में जब गैमीट बनेंगे तो n का बनेगा और n का बनेगा। अब सवाल ये है कि फिर n से n के गैमीट बनेंगे कैसे और 2n से n कैसे बनेंगे? तो भाई यहां क्या करना पड़ेगा? यहां करना पड़ेगा मियोसिस। और अगर n से n बनाना चाहते हो तो याद रखिएगा, दूसरा अंतर मिल गया। हनी बी के केस में फीमेल गैमीट मियोसिस से बनते हैं जबकि मेल गैमीट माइटोसिस से बनते हैं। एक और अंतर फिर देखो। फिर होगा क्या कि हो सकता है कि इस फीमेल गैमीट और इस मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा? 2n बनेगा और उससे फिर एम्ब्रायो बनेगा
और आगे डेवलप करके बताओ ये मेल बनेगा कि फीमेल। तो भाई 2n बन गया है तो ये क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसका फर्टिलाइजेशन ना हो, सीधे इनका जाइगोट बने, फिर उससे एम्ब्रायो बने। और अगर ऐसा हो गया तो मेल बनेगा। तो देखो यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये है क्या, ये है पार्थिनो। इसका मतलब होता है विदाउट तो अगर बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाए, ये जाइगोट है। ये जाइगोट कैसे बना है, बिना फर्टिलाइजेशन के। और ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन से बना है। तो अगर जाइगोट बिना फर्टिलाइजेशन के बना तो पार्थिनोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन से बना तो फर्टिलाइजेशन है ही। इससे बनेगा तो एम्ब्रायो बन के भविष्य में मेल बनेगा, क्योंकि एन से बना है तो मेल कैसा हो जाएगा, एन। मतलब मेल में क्रोमोसोम संख्या कितनी मिलेगी, 16। और ये एन इधर से आया, एन इधर से आया, तो यहाँ 2n है, तो फीमेल होगी क्या, 2n। और 2n की संख्या क्या होगी, 32। तो सवाल ये है कि मेल डिप्लॉयड क्यों होती है, मेल हैप्लॉयड क्यों होते हैं। तो कहोगे मेल बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, इस नाते हैप्लॉयड रह जाते हैं, और फीमेल बनते हैं फर्टिलाइजेशन से, इस नाते डिप्लॉयड होते हैं। एक और खास बात, इस मेल का फादर कौन है, इस मेल के कोई फादर नहीं, फर्टिलाइजेशन से बनता तो फादर होता। इसका मतलब मेल के सिर्फ क्या है, मदर है, मेल के सिर्फ क्या है, मदर है। तो अगर मेल के फादर नहीं है तो फिर मेल के सन भी नहीं होंगे। तो हनी बी के केस में जो मेल प्रोजनी होती है, ना तो उनके फादर होते हैं ना तो उनके सन होते हैं, तो होते कौन होंगे, इस फीमेल का तो कोई फादर रहा होगा, इस फीमेल का जो फादर रहा होगा वो इसके लिए क्या रहा होगा, वो ग्रैंडफादर रहा होगा। तो मेल के पास ना तो फादर होते हैं ना तो सन होते हैं, होते क्या है, ग्रैंडफादर होते हैं और ग्रैंड सन होते हैं। अच्छा फीमेल के पास, फीमेल के पास है, फीमेल के पास मदर भी है और फीमेल के पास फादर। तो फीमेल के पास मदर फादर दोनों होते हैं, मेल के पास मदर तो होती है, फादर नहीं होते हैं। तो अगर फादर नहीं होंगे तो सन भी नहीं होंगे, तो होंगे क्या, तो होंगे क्या, ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन। एक और क्वेश्चन है, ये जो फीमेल हैं ये दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं क्वीन और एक होते हैं वर्कर। क्वीन भी डिप्लॉयड होते हैं, वर्कर भी डिप्लॉयड होते हैं, और जो मेल होते हैं इनको कहा जाता है ड्रोन। तो हनी बी की कॉलोनी में फिर 3 लोग पाए जाते हैं, ड्रोन पाए जाते हैं, क्वीन होते हैं और वर्कर। क्वीन क्या है तो कहो फीमेल, वर्कर क्या है फीमेल, और ड्रोन क्या है मेल। बस फर्क समझ लीजिए, मेल तो फर्टाइल ही होते हैं, यहाँ है क्वीन क्या है तो कहो फीमेल के साथ फर्टाइल है, और वर्कर क्या है फीमेल तो है लेकिन स्टेराइल है। इतना लिखो फिर लिखते पॉइंट्स। इन हनी बी मेल आर हाइप्लॉयड while female are diploid। क्यों, तो क्यों है, मेल प्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस ऑफ फीमेल प्रोड्यूस बाय फर्टिलाइजेशन। इसी नाते
मेल गैमीट फॉर्म बाय किससे? माइटोसिस। बातचीत ना करें। फीमेल गैमीट फॉर्म बाय मियोसिस। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी को कहते हैं हाइप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। एक और केस, इन हनी बी मेल नॉट हैव क्या नहीं रखते हैं? फादर एंड सन। तो फिर क्या होता है? बट मेल हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। मेल में क्या नहीं होते और क्या होते हैं? जबकि फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल हैव मदर फादर सन सब होते हैं। हनी बी की कॉलोनी में कितने मेंबर होते हैं? 3 टाइप मेंबर। कौन कौन से? क्वीन, ये होती है फर्टाइल फीमेल। वर्कर, स्टेराइल फीमेल। और ड्रोन, फर्टाइल मेल। वो इस आधार पर होता है कि जो जाइगोट फर्टिलाइजेशन से बनता है उससे एम्ब्रायो बनेगा, फिर लार्वा बनेगा। तो लार्वा खाएगा क्या? यदि लार्वा रॉयल जेली खाता है तो क्वीन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर पी ब्रेड खाता है तो वर्कर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वास्तव में इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का भी एग्जाम्पल है कि फीमेल फर्टाइल होगी कि स्टेराइल होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फीमेल लार्वा ने खाया क्या है। अगर रॉयल जेली खाए तो क्वीन बन जाएंगे, और अगर पी ब्रेड खाए तो वर्कर बन जाएंगे। ड्रोन में कोई शक नहीं, वो तो हैप्लॉयड है, फर्टाइल मेल होगा ही। साइड हेडिंग डाल दीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। कहोगे ये काहे पढ़ा रहे हो फिर से? क्योंकि इसका तो पहले से पता है
कि कौन सा होता है, एक्स वाई टाइप का होता है, लेकिन फिर भी है कुछ अंतर। तो यहाँ जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो कहोगे सेक्स इंडेक्स रेशियो। अब ये सेक्स इंडेक्स रेशियो, इसको शॉर्ट फॉर्म में SIR कहते हैं। अब सेक्स इंडेक्स रेशियो निकालने का फार्मूला है SIR निकालना है तो ऊपर लिखोगे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, लिखते चलो, और नीचे लिखोगे नंबर ऑफ ऑटोसोम पेयर। ये फार्मूला है। जैसे ड्रोसोफिला के केस में यदि 2n संख्या 6 है तो जरा बताओ, तो 2n संख्या 6 होगा तो दो ही ऑप्शन पे होंगे, या तो 4 प्लस XX लिखोगे और या तो 44 का है 4 प्लस XX लिखोगे, या तो 4 प्लस XY लिखोगे। जरा इसका SIR बता दो। तो फार्मूला लगा लो। कितने x हैं, तो ऊपर लिखोगे 2x हैं, और ऑटोसोम कितने हैं 4, तो पेयर कितने होंगे, नीचे ऑटोसोम पेयर लिखना है, तो 4 ऑटोसोम तो 2 पेयर, तो नीचे क्या लिखोगे 2। आंसर क्या आ जाएगा 1.0। चलो अच्छा ठीक है। अगर ये है तो SIR बताओ। ऊपर लिखोगे x कितने हैं 1, और नीचे 4 ऑटोसोम है तो 2 पेयर, आंसर 0.5। ड्रोसोफिला की एक स्पीसीज होती है जिसमें 2n संख्या 8 होता है, तो जरा बताओ क्या लिखोगे, तो 6 प्लस XX लिखोगे या 6 प्लस XY। इसका SIR बता दो। तो ऊपर लिखोगे 2, नीचे लिखोगे 3। क्यों भाई 6 हैं तो 3 जोड़ी बनेंगे, आंसर 0.6 आएगा। अच्छा इसका ऊपर लिखोगे 1, नीचे लिखोगे 3, कितना आ जाएगा 0.3। अब ये निकलवा क्यों रहे ये समझ लीजिए। तो ड्रोसोफिला के केस में ये कहा जाता है कि सिर्फ x और y के सहारे सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं होता है, सेक्स के डिटर्मिनेशन में इस रेशियो का भी बड़ा महत्व होता है। तो बगल में एक टेबल बना लेंगे, यहां SIR की वैल्यू और यहां डिटर्मिनेशन। तो यदि SIR की वैल्यू 0.5 से कम आती है, लेस देन 0.5, तो ये बन जाएगा सुपर मेल। ठीक, अगर 0.5 आएगी तो ये बन जाएगा मेल, 0.5 से 1.0 के बीच में आएगी तो इंटर सेक्स, 1.0 आएगी तो फीमेल, और मोर देन 1.0 तो सुपर फीमेल। देख लो जरा, तो जरा बताओ यहां वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो ये क्या है, तो ये फीमेल है। ठीक है, यहां वैल्यू कितनी है 0.5 है, तो ये क्या है मेल है। 0.5 वाला क्या होता है मेल होता है।
इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.6, कहाँ लिखोगे, इस रेंज में है तो ये क्या है इंटरसेक्स, और ये 0.3 आई है तो ये क्या है सुपर मेल। अब ध्यान सुनिएगा, ड्रोसोफिला के केस में सिर्फ एक्स और वाई के आधार पर सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं होता है। क्यों? सेक्स के डिटर्मिनेशन का जीन यहाँ ऑटोसोम पर पाया जाता है, इसी नाते ऑटोसोम का रोल होता है, इसी नाते एसआईआर निकाला जाता है। तो सिर्फ एक्स हो जाने से या 2x हो जाने से कोई फीमेल नहीं हो जाएगा, या कोई 1x होने से कोई मेल नहीं हो जाएगा। मेल फीमेल का निर्धारण किस आधार पर होगा, तो रेशियो के आधार पर होगा। तो पहले फार्मूला लगाओ, एसआईआर निकालो, फिर टेबल पर नजर डालो, फिर आप सेक्स बताओगे। तो अगर 1 आ गया तो फीमेल, 0.5 आ गया तो मेल, 1 वो 0.5 और 1 के बीच में है तो इंटरसेक्स है, और 1 है तो फीमेल, 1 से भी ज्यादा है तो क्या सुपर फीमेल। अब लिख लो, हो गया सबका। एक और हेडिंग डाल दीजिए, बार बॉडी। जब हम लोग एमनियोसेंटेसिस पढ़ रहे थे तब एक लाइन पढ़े थे क्या, कि फीटल सेल की एनालिसिस करते हैं और बार बॉडी देख के पता कर लेते हैं कि ये फीटस मेल है कि फीमेल। तो कैसे पता कर लेते हैं वो समझ लीजिए। इसको ऐसे सुने कि मेल में सेक्स क्रोमोसोम में 1 एक्स होता है 1 वाई होता है, जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो यदि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम के नाते कोई इफेक्ट आ रहा होगा तो वो मेल का जस्ट डबल इफेक्ट होगा। यदि एक्स क्रोमोसोम का हम लोगों के शरीर में कोई असर होगा तो वो असर जितना मेल में होगा उसका जस्ट डबल फीमेल में होगा। लेकिन जस्ट डबल अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्यों नहीं दिख रहा वो समझ लीजिए। तो फीमेल का 1 एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव कर दिया जाता है, और वो जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है उसी का नाम बार बॉडी है, क्योंकि खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एम बार था, तो उन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया बार बॉडी। फिर से सुन लेते हैं, सभी में मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी सोमैटिक सेल, हमारे शरीर में जितनी सेल पाई जाती हैं, मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे तो असर ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा नहीं होता है। 1 एक्स क्रोमोसोम क्या कर दिया गया इनएक्टिवेट कर दिया गया, और उसी से क्या बन गया बार बॉडी बन गया। तो जिसने खोजा था उसका नाम एम बार, तो नाम क्या रख दिया गया बार बॉडी। तो बार बॉडी है क्या, क्या है? तो कहोगे ये एक इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, किसका फीमेल का। मेल में तो एक ही है, उसको थोड़ा इनएक्टिव कर देंगे, फीमेल में 2 हैं, 1 इनएक्टिव कर देंगे। लिख लीजिए, तो इसमें लिख लीजिए मेल ये मान लेते मेल सोमैटिक सेल है, इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना, क्योंकि यहां कंडीशन क्या मिलेगी ये मिलेगी। जबकि फीमेल सोमैटिक सेल ये है, यहां क्या मिल जाएंगे 2 एक्स क्रोमोसोम, और यहां कंडीशन क्या मिलेगी ये मिलेगी। ऐसे केस में 1 एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा, और ये पाया जाएगा फाउंड एज बार बॉडी। ये इनएक्टिव क्यों हुआ, तो ये इनएक्टिव हुआ है टू इक्वलाइज इफेक्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल एंड क्या फीमेल। मेल और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम का असर क्या रहे बराबर रहे, इसी नाते इसको इनएक्टिव किया गया।
ये जो कॉन्सेप्ट है कि बराबर रखना है, इसको लाई ऑन हाइपोथेसिस कहते हैं। हो सकता सुना हो। मेल और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम का असर बराबर रहे, ये लाई ऑन का कहना है। बराबर कैसे रहेगा? इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने के बाद क्या होगा? बार बॉडी बन जाएगा। तो ये किस फॉर्म में पाया जाएगा? बार बॉडी। ये मान लेते फीमेल सोमैटिक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये बार बॉडी है। ये न्यूक्लियस है, ये है बार बॉडी। ये है क्या? तो कहोगे ये वन इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है किसी फीमेल के सोमैटिक सेल में, रिप्रेजेंट वन इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन ऑल फीमेल सोमैटिक सेल। बार बार हम सोमैटिक सेल लिख रहे हैं। अगर ओवरी की सेल हो तो ध्यान से सुनिएगा, ओवरी की सेल मतलब जर्मिनल सेल, उसमें एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव नहीं करेंगे। अगर वहां इनएक्टिव कर दिए तो एक ओम ऐसा बनेगा जिसमें एक्टिव एक्स होगा और एक ओम ऐसा बनेगा जिसमें इनएक्टिव एक्स होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट कहां लागू है? सोमैटिक सेल मतलब ओवरी की सेल को छोड़ के बाकी जितनी सेल है। तो नंबर कितने होंगे? नंबर ऑफ बार बॉडी बताओ। तो नंबर ऑफ बार बॉडी निकालना है तो आंसर देंगे x माइनस 1। जितने x होंगे उसमें से एक घटा दो। जैसे ह्यूमन फीमेल क्या है? 44 प्लस XX है, तो बताओ बार बॉडी कितने होंगे? तो हमने बताया x में से एक घटा दो। x है कितने? 2 में से एक घटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक बार बॉडी। अच्छा चलो ह्यूमन मेल का बता दो। ह्यूमन मेल में होता है 44 प्लस XY, तो बार बॉडी कैसे निकालोगे? अभी मैंने बताया x की संख्या कितनी है? 1, तो घटाना कितना है? 1, तो आएगा क्या? 0 बार बॉडी। हेडिंग डाले, एनसीईआरटी में जो हेडिंग दी है वो है म्यूटेशन। हेडिंग डाले म्यूटेशन। देख लो क्या दिया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन आती है, तो वेरिएशन के दो सोर्स हैं। या तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से होगी। हम सब लोग अपने पेरेंट से कुछ ना कुछ क्या है? अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जब गैमीट बनता है तो क्रॉसिंग ओवर होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर कॉम्बिनेशन बनता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब कब होता है? तो या तो अभी सुन लो फिर लिखना, गैमेटोजेनेसिस पर होगा और फर्टिलाइजेशन पर होगा। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेगा, होगा, उससे वेरिएशन आएंगे। बस इन वेरिएशन की खास बात यह है कि हम लोग अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ अलग तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके जैसे भी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में स्लो वेरिएशन आती है।
फिर दूसरी घटना होती है म्यूटेशन। म्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अचानक बड़ी सी कोई वेरिएशन आ जाती है, सडन अपीयरेंस ऑफ लार्ज वेरिएशन। एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो यदि अचानक कोई बड़ी वेरिएशन आ जाए तो अचानक बड़ी वेरिएशन किससे नहीं आ सकती है, तो रिकॉम्बिनेशन से आ सकती है। फिर क्या हुआ होगा, म्यूटेशन। तो ये क्या है, तो ये है सडन appearance of large distinct वेरिएशन, और यहां फास्ट वेरिएशन आती है। तो वेरिएशन दो प्रकार से ऑर्गेनिज्म में आती है, या तो धीरे धीरे आएंगी तो कहोगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, या तो अचानक उत्पन्न हो जाएंगे तो कहोगे म्यूटेशन हो रहा है। एक बात। दूसरा सवाल, म्यूटेशन कैसे हो जाएगा, अचानक वेरिएशन कैसे आ जाएगी? तो सबसे बढ़िया है कि आप डीएनए के सेगमेंट में चेंज कर दीजिए। तो अगर डीएनए का सेगमेंट चेंज कर दोगे तो फिर कुछ ना कुछ जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, और अगर जीनोटाइप चेंज हो गया तो फिनोटाइप चेंज हो गया, और फिनोटाइप के चेंज को ही क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो होता क्या है, तो कहोगे चेंज हो जाता है। डीएनए के सेगमेंट, और डीएनए के सेगमेंट में चेंज का मतलब चेंज हो जाता है जीन में, और अगर जीन में चेंज हो गया तो फिर चेंज हो जाएगा जीनोटाइप, और अगर जीनोटाइप चेंज हो गया तो चेंज हमको कहां मिलेगा, फिनोटाइप। इतना लिखो पहले कि चेंज हो कैसे जाएगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा चेंज करने का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि म्यूटेशन कैसे करोगे, तो म्यूटेशन करने के कई तरीके आपको पता है कि हो सकता है कि डीएनए के सेगमेंट में अगर चेंज करना हो तो कुछ टुकड़ा काट के अलग कर दे, लॉस कर दे डीएनए सेगमेंट, ये भी तो चेंज है, और कुछ टुकड़ा जोड़ दे तो गेन हो जाए। तो डीएनए सेगमेंट में चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो डीएनए का कोई टुकड़ा आप हटा दीजिए, या तो डीएनए का कोई टुकड़ा बढ़ा दीजिए। हटा दोगे तो हम डिलीशन कहेंगे, और बढ़ा दोगे तो इंसर्शन या डुप्लीकेशन कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या देखो चेंज कहाँ आने वाला है, आप डीएनए में चेंज करोगे, और डीएनए कहाँ है, डीएनए तो क्रोमैटिन में है। क्रोमैटिन से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं, और उसी पर जीन पाए जाते हैं। तो यदि आप सेगमेंट चेंज करोगे तो फाइनली तो जीन कहाँ चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम पर, और क्रोमोसोम में चेंज आ जाएगा। क्रोमोसोम में चेंज को कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। फिर सुन लेते हैं, डीएनए कहाँ है, क्रोमैटिन में। क्रोमैटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर ही क्या है, जीन। यदि आप डीएनए में चेंज करोगे, उसको कुछ लॉस करोगे या उसमें कुछ गेन करोगे, तो पक्का है क्रोमोसोम में चेंज आ जाएगा, और क्रोमोसोम में जो चेंज आएगा उसको हम क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कहते हैं, जैसा कि देखने को मिलता है किसी कैंसरस सेल में। तो म्यूटेशन कैसे करेंगे, तो कहोगे या तो हम डीएनए सेगमेंट में लॉस कर देंगे, या तो डीएनए सेगमेंट का गेन कर लेंगे। एक तरीका है। एक तरीका और है, जैसे मान लेते हैं कि इतना बड़ा लंबा डीएनए सेगमेंट है, इधर की तरफ 3' है, इधर की तरफ 5' है, इधर की तरफ 5' है, इधर की तरफ 3'। वही लिखो नहीं, मान लेते हैं कि यहाँ ए है, टी है, सी है, जी है। यहाँ क्या होगा, टी होगा, ए होगा, जी होगा और सी होगा। मान लेते हैं कि सेगमेंट ना हटाया जाए, मान लेते हैं सेगमेंट ना हटाया जाए, केवल एक बेस पेयर बदल दिया जाए, नंबर उतने ही रखे जाएं जितने हैं। जैसे यहाँ टी लिखा है, इसको हटा के यहाँ जी लिख दिया जाए, और इसको हटा के यहाँ
सी लिख दिया जाए। तो डीएनए सेगमेंट की लंबाई में तो कोई चेंज आया नहीं, क्या आपने चेंज कर दिया? बेस पेयर चेंज कर दिया। तो ऐसा भी तो कर सकते हो, एक बेस पेयर चेंज कर लो। अब अगर एक बेस पेयर चेंज कर सकते हो तो हो सकता है 3-4 चेंज कर लो। तो अगर बेस पेयर चेंज करोगे, डीएनए की लंबाई चेंज नहीं करोगे, तो भी म्यूटेशन हो जाएगा, क्योंकि एक बेस पेयर का भी तो रोल होगा। तो यदि ऐसा हो जाता है कि केवल एक बेस पेयर आप चेंज करते हो एक, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, जिसका बढ़िया एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया है। और हो सकता है एक से ज्यादा बेस पेयर चेंज हो जाए, उसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अभी अगले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो कभी कभार एक बेस पेयर में चेंज होता है और कभी कभार एक से ज्यादा बेस पेयर में चेंज हो जाता है। जैसे एक से ज्यादा बेस पेयर में चेंज होगा उसका नाम पड़ जाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फिर से कंक्लूजन सुनेंगे, म्यूटेशन कैसे करोगे? तो कहोगे म्यूटेशन या तो लॉस इन सेगमेंट ऑफ डीएनए करेंगे, या तो गेन इन सेगमेंट ऑफ डीएनए करेंगे, या चेंज इन सिंगल बेस पेयर में करेंगे, या चेंज इन मेनी बेस पेयर में करेंगे। सबके अलग अलग नाम। लॉस करोगे तो डिलीशन कहोगे, गेन कहोगे तो इंसर्शन या डुप्लीकेशन कहोगे, एक बेस पेयर में चेंज होगा तो पॉइंट म्यूटेशन कहोगे, और अगर एक से ज्यादा बेस पेयर में चेंज किया तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहोगे। हाँ, अगर आपने डीएनए में चेंज किया है तो जीन में चेंज होगा, और जीन कहाँ है? क्रोमोसोम पर। तो क्रोमोसोम में भी क्या होगा? चेंज होगा। और अगर क्रोमोसोम में चेंज हो गया तो कहोगे क्या? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या क्रोमोसोमल एबरेशन, जो देखने को कहाँ मिलता है? तो आंसर देंगे कैंसर सेल। ये लिखा हुआ है, लिख लीजिए। म्यूटेशन बाई, पहला चेंज इन, या चेंज नहीं, लॉस। बेटा बातचीत ना करो। लॉस इन सेगमेंट ऑफ डीएनए, और अगर लॉस हो गया तो इसको कहते क्या हो? डिलीशन। दूसरा गेन इन सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसे क्या कहोगे? इंसर्शन, या इसका दूसरा नाम तीसरा क्या करोगे? चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, इसे क्या कहोगे? पॉइंट म्यूटेशन। और चौथा क्या है? चेंज इन मेनी बेस पेयर, कई बेस पेयर में चेंज हो जाए तो क्या कहोगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया। एक और बताया गया है कि चाहे डिलीशन कर लो चाहे इंसर्शन कर लो या डुप्लीकेशन कर लो, चेंज कहां दिखाई पड़ जाएगा? चेंज हमको दिखाई पड़ जाएगा कहां? क्रोमोसोम। और अगर क्रोमोसोम में चेंज हो गया तो कहेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन, और इसका एग्जाम्पल है कैंसर सेल। अब सवाल है कि ये चेंज लाएगा कौन? कौन लाएगा? तो कोई भी एजेंट जो म्यूटेशन करवाएगा उसका नाम म्यूटाजेन होगा। कौन कौन होंगे? तो दुनिया में कई होते हैं। ये फिजिकल म्यूटाजेन जैसे रेडिएशंस,
जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, गामा रेज है, ठीक है, एक्स रेज है, ये सब क्या करेंगे, म्यूटेशन करा देंगे। तो म्यूटेशन या तो किसी फिजिकल म्यूटाजेन से हो जाएगा या तो फिर केमिकल म्यूटाजेन से हो जाएगा, कोई केमिकल होगा, जैसे इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, ईएमएस, मस्टर्ड गैस, ये सब क्या है, केमिकल म्यूटाजेन है। तो म्यूटेशन किसी भी चीज से हो सकता है, फिजिकल से भी हो सकता है, केमिकल, इवन वायरस भी कुछ ना कुछ क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं जीन में। जीन में चेंज हुआ तो म्यूटेशन हुआ। तो साइड में लिख लीजिए म्यूटाजेन। म्यूटाजेन क्या होता है, एनी एजेंट दैट काजेज म्यूटेशन, कोई भी एजेंट जो म्यूटेशन करे उसका नाम क्या रखोगे, म्यूटाजेन रखोगे। जैसे एग्जाम्पल फिजिकल म्यूटाजेन, फिजिकल म्यूटाजेन में आते हैं रेडिएशंस, काजेज क्या, म्यूटेशन। बताओ कौन कौन से रेडिएशन है, तो यूवी रेज, और कौन से, एक्स रेज, और कौन से, गामा रेज। ये सब क्या करती हैं, म्यूटेशन कर देते हैं। जिसमें सबसे खतरनाक एक्स रेज होती है, एक्स रेज आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। ये कैसे म्यूटेशन कर देते हैं, तो रेज हमेशा डीएनए को डैमेज कर देती है। ज्यादा एक्सपोजर जहां एक्सरे का हुआ डीएनए डैमेज हो जाएगा। ये सब के सब क्या डैमेज कर देंगे, डैमेज कर देंगे डीएनए, और रिजल्ट क्या होगा, म्यूटेशन। और दूसरा केमिकल म्यूटाजेन भी होते हैं। जैसे ईएमएस, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट मस्टर्ड गैस, लिख लीजिए ह्यूगो डिवरीज, ब्रैकेट में 1901, क्या, डिस्कवर म्यूटेशन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, किस पर किया था, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट, जिसका बोटेनिकल नेम ओइनोथेरा। लैमार कियाना, क्या हो गया भैया, इतना खुश काहे हो, इवनिंग प्रिमरोज या ओइनोथेरा लैमार कियाना। हेडिंग डालिए टाइप ऑफ म्यूटेशन। पहली हेडिंग डालिए क्रोमोसोमल एबेरेशन, क्रोमोसोमल एबेरेशन। और क्रोमोसोमल एबेरेशन में पहली हेडिंग डिलीशन,
जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्रोमोसोम है और इस पर जीन है ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, ये जो सी और डी है, इतना हिस्सा टूट के अलग हो गया। देखो क्या हुआ, हुआ ये कि ए रह गया, बी रह गया और ई रह गया, और साथ में छोटा टुकड़ा बन गया किसका, सी और डी। तो जब सेगमेंट लॉस हो जाए, क्रोमोसोम का सेगमेंट क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो जीन भी तो लॉस हो जाएंगे। उसी कहते क्या है, डिलीशन। लिखते चले, लॉस इन सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो रिजल्ट क्या होगा, लॉस इन जीन नंबर, पक्का घट जाएंगे। दूसरा, डिलीशन के बाद आता है इंसर्शन, या इसी का दूसरा नाम डुप्लीकेशन है। ये एक कोई क्रोमोसोम पेयर है, यहां ए, बी, सी, डी, ई, और यहां भी ए, बी, सी, डी और ई जीन थे। इसका मतलब ये होमोलॉगस पेयर है, भाई जो जीन यहां वही जीन यहां है। हो ये जाए कि एक क्रोमोसोम से कोई टुकड़ा टूट जाए और जा करके यहां जुड़ जाए, तो देखो क्या होगा, रिजल्ट ये होगा, ए, बी, सी, डी, ई, और फिर से क्या हो जाएगा, डी, ई, और इधर क्या बचेगा, ए, बी, सी, डी। तो इसमें हो गया डिलीशन और इसमें हो गया इंसर्शन। लेकिन खास बात देखो कि जो जीन यहां थे वही यहां है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच हो रहा है, इसी नाते जब जीन यहां जुड़ा है तो सेम जीन डबल हुए हैं, और सेम जीन अगर डबल करोगे तभी तो डुप्लीकेशन कहोगे। अगर कोई दूसरा जीन डबल कर दोगे तो उससे डुप्लीकेशन थोड़े कहोगे। तो इंसर्शन का दूसरा नाम डुप्लीकेशन क्यों है, तो कहोगे जब होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम से टूटे और बगल वाले उसी होमोलॉगस क्रोमोसोम पर अटैच हो जाए, तो उसी का नाम क्या होगा, इंसर्शन या डुप्लीकेशन। तो लिख लीजिए, डिलीशन इन वन क्रोमोसोम एंड insertion in other chromosome of homologous pair आगे बढ़े। तो डिलीशन हो गया, इंसर्शन, डुप्लीकेशन हो गया, एक और बचा है, तीसरा है ट्रांसलोकेशन। देख लो, ये ऐसे समझ में आएगा कि मान लेते हैं कि क्रोमोसोम पेयर है, यहां जीन ए, बी, सी, डी, यहां भी
ए बी सी डी, और ये जो पेयर है ये होमोलागस पेयर है। बगल में एक और पेयर बना लेते हैं। एक क्रोमोसोम पेयर ये है, इस पे एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, ये भी एक होमोलागस पेयर। देखो क्या होता है, होता ये है कि डिलीशन हो जाता है इसमें, यहां से एन और ओ अलग हो गया, और यहां से सी और डी अलग हो गया, और ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। तो रिजल्ट देखो क्या होगा। इस वाले क्रोमोसोम में तो कोई चेंज नहीं, यहां ए बी सी डी, और इस वाले में यहां ए यहां बी रहेगा ही, लेकिन इतना हिस्सा बदल जाएगा। इतने हिस्से में क्या आ जाएगा, तो कहोगे एन और ओ आ जाएगा। अच्छा इधर देखो, इधर में इस वाले में तो कोई चेंज होगा नहीं, एल एम एन ओ ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन अच्छा इसमें हो जाएगा, उधर वाले में नहीं होगा। इस वाले में कोई चेंज नहीं होगा, एल एम एन ओ, लेकिन जो इधर की तरफ था उसमें एल और एम तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये सी डी इधर आया है ना, तो यहां सी हो जाएगा और यहां डी। अब ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप के डिलीशन और इंसर्शन और यहां के डिलीशन और इंसर्शन में अंतर आपको दिख जाना चाहिए। यहां एक ही क्रोमोसोम पेयर है, जो जीन यहां थे वही जीन यहां है, मतलब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हुआ, यहां से निकला यहां चला गया, ये इंसर्शन हुआ साथ में डुप्लीकेशन हो गया। यहां देखो क्या है, यहां एक होमोलॉगस पेयर के क्रोमोसोम से सेगमेंट निकला है और दूसरे होमोलॉगस पेयर के क्रोमोसोम पर जाके जुड़ गया है। तो जब दो अलग अलग क्रोमोसोम के बीच इंटरचेंज हो जाए, मतलब एक लिंकेज ग्रुप, एक क्रोमोसोम को एक लिंकेज ग्रुप कहते हैं, एक लिंकेज ग्रुप से जीन ट्रांसफर कर दिए जाएं दूसरे लिंकेज ग्रुप में, तो उसी को कहते हैं क्या हो, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अदर क्रोमोसोम। बस होने क्या चाहिए, ये आपस में क्या है, ये है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो यदि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच हो रहा है डिलीशन और इंसर्शन, तो उसी का नाम क्या पड़ता है, ट्रांसलोकेशन। तो लिख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसको कहते हैं मैकेनिज्म दैट causes movement of gene from one linkage group to other। एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में जीन का ट्रांसफर कर दो। एक लिंकेज का मतलब एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम को एक लिंकेज ग्रुप कहते हैं, यहां से जीन निकला और दूसरे लिंकेज ग्रुप में जुड़ गया। तो ये एक बार लाइन एग्जाम में आ चुकी है।
लिखे? यही लिख देंगे। ये तीसरा नहीं था, ये सी था। तो डी इन्वर्जन है, ऐसे समझ में आएगा। ये मान लेते हैं कि कोई क्रोमोसोम है, इस पे जीन है ए बी सी डी ई और एफ। फिर देखो क्या हुआ, इतना हिस्सा टूट गया और 180 डिग्री घूम गया। तो देखो कैसे घूमेगा। रिजल्ट ये होगा, ए वहीं रहेगा, बी वहीं रहेगा। होना क्या चाहिए सी, अब आ क्या जाएगा डी, फिर सी इधर चला गया तो सी इधर चला गया, बाकी ई रहेगा और एफ। इसी घटना को कहते क्या है, इन्वर्जन। सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम टूटे और 180 डिग्री घूम के वहीं रह जाए, तो जीन का सीक्वेंस नहीं चेंज हो जाएगा। सीक्वेंस चेंज होने को कहते हैं इन्वर्जन कहते हैं। सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का है क्रोमोसोम, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम रोटेट 180 डिग्री, तो सीक्वेंस ऑफ जीन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हेडिंग डाले, दूसरा हेडिंग पॉइंट म्यूटेशन। और पीछे पढ़ क्या है, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। अब एक बेस पेयर में चेंज कैसे करोगे वो देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर डीएनए है, इधर हमने लिख दिया 3 डैश, इधर लिख दिया 5 डैश, इधर 5 डैश, इधर 3 डैश। यहाँ बेस लिख दिया, यहाँ एडेनिन है, थाइमीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। तो यहाँ क्या लिखोगे, थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। यहाँ पेयर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब लिखो नहीं, देख लो जरा। जैसे मान लेते हैं कि इस बेस पेयर में चेंज किया गया, इस बेस पेयर में चेंज कर दिया गया, और चेंज देखो कैसे किया गया। जहां ए लिखा है वहां टी लिख दिया, और जहां टी लिखा था वहां ए लिख दिया, चेंज हो गया। तो बेस पेयर तो चेंज ही हो गया। लेकिन वास्तव में चेंज क्या हुआ जरा देखिए, पहले ए था मतलब प्यूरिन था, अब वहां टी लिखे हो मतलब पिरिमिडिन लिख दियो। पहले टी था मतलब पिरिमिडिन था, और वहां अब ए लिख दियो मतलब प्यूरिन। तो प्यूरिन 2 टाइप के होते हैं, कौन से, एडेनिन एंड ग्वानिन। और पिरिमिडिन जो डीएनए में हो रहे हैं 2 प्रकार के होते हैं, क्या, साइटोसिन एंड यूरेसिल करा दो कि वाह भाई, डीएनए में है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने एक बेस पेयर बदलने के लिए थाइमीन की जगह एडेनिन किया, तो अगर थाइमीन की जगह एडेनिन किया मतलब पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन किया। अच्छा, एडेनिन की जगह थाइमीन किया, एडेनिन की जगह मतलब एडेनिन की जगह थाइमीन किया, मतलब प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन किया। तो जब पॉइंट म्यूटेशन होता है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर होता है, तो कैसे होता है, तो कहो रिप्लेसमेंट होता है। अभी लिखिएगा नहीं, रिप्लेसमेंट हो जाता है, या तो
प्यूरीन का प्यूरीन से हो जाता है, या तो पिरीमिडीन का किससे, पिरीमिडीन, या प्यूरीन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, पिरीमिडीन से, या पिरीमिडीन की जगह क्या लिख देते हैं। यही 4 ऑप्शन तो है भाई, प्यूरीन हटाओ प्यूरीन ही ले आओ, एक ऑप्शन ये है। पिरीमिडीन हटाओ पिरीमिडीन ही ले आओ, एक ऑप्शन ये है। प्यूरीन हटाओ पिरीमिडीन ले आओ, और पिरीमिडीन हटाओ प्यूरीन। अगर ऐसा किया गया तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन, और अगर ऐसा किया गया तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्जन। एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन। इधर देखो, ट्रांसलोकेशन नहीं है, ये है एडेनिन, ये है ग्वानिन, ये है थाइमीन, ये है साइटोसिन। एडेनिन की जगह ग्वानिन ले आओ, क्या है, और ग्वानिन की जगह एडेनिन ले आओ, तो भी ट्रांजिशन। थाइमीन की जगह साइटोसिन ले आओ, ट्रांजिशन। साइटोसिन की जगह थाइमीन ले आओ, तो भी ट्रांजिशन। एडेनिन की जगह थाइमीन ले आओ, है? और थाइमीन की जगह एडेनिन ले आओ, ट्रांसवर्जन। ग्वानिन की जगह साइटोसिन ले आओ, ट्रांजिशन की ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन है। प्यूरिन की जगह पिरीमिडीन, और साइटोसिन की जगह ग्वानिन ले आओ, तो भी ट्रांसवर्जन। ग्वानिन की जगह थाइमीन ले आओ, है? तो प्यूरिन की जगह पिरीमिडीन, और एडेनिन की जगह साइटोसिन ले आओ। तो बताओ इसमें कौन कौन ट्रांजिशन है, कौन कौन ट्रांसवर्जन है। ये क्या है, ये क्या है, लेकिन ये क्या है, ट्रांसवर्जन। और ये भी क्या है, ट्रांसवर्जन। लिख लीजिए, तो ट्रांसडक्शन हो गया। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने खोजा। पढ़े बेटा, चलो एनसीईआरटी जरा खोल लो। ये सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत इसमें हो गया है। ये म्यूटेशन दिया हुआ है। म्यूटेशन क्या है तो कहोगे फिनोमेना है, इसका रिजल्ट है अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस, और रिजल्ट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा क्या, जीनोटाइप। तो फाइनली क्या चेंज हो जाएगा, फिनोटाइप। इन एडिशन टू द रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ म्यूटेशन भी एक तरीका है जो क्या लाता है, वेरिएशन। कह रहा आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में। 5 कौन सा है, इसके बाद वाला, क्या कि जो डीएनए है वो रन करता है एक किनारे से लेकर के अदर किनारे तक। कहां, क्रोमैटिड, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमैटिड है। तो क्रोमैटिड में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। कह रहा किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये रट लीजिएगा, वैसे सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। पैकेजिंग हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म, ये शब्द आपके काम का है। कह रहा या तो लॉस का मतलब डिलीशन कर लो, गेन का मतलब इंसर्शन या डुप्लीकेशन कर लो, किसका, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो रिजल्ट हो जाएगा क्या, कुछ ना कुछ क्रोमोसोम में बदलाव हो जाएगा। चूंकि जीन कहां है, क्रोमोसोम पर ही है, तो अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम को कहोगे क्या,
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या क्रोमोसोमल एबरेशन। ये टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल एबरेशन कॉमनली हमको कहाँ मिलती है? कैंसर सेल। इन एडिशन टू द एबव, ऊपर से छोड़ के, म्यूटेशन आल्सो एराइज ड्यू टू चेंज इन, क्या लिखा है, क्या लिखा है, सिंगल बेस पेयर, और इसको कहते क्या हो, पॉइंट म्यूटेशन। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। फिर डिलीशन कर लो या इंसर्शन कर लो, लिखा है बेस पेयर्स। पेयर्स का मतलब एक से ज्यादा, तो जैसे एक से ज्यादा में करोगे वैसे क्या हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अच्छा, द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट दिस लेवल। कह रहा आपके लेवल के बाहर की बात है, बहुत बेइज्जती कर दिया है ना। कह रहा फिर भी कुछ बता देते हैं, क्या कह रहा, बहुत सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर हैं जो इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन, इन सब को कहते क्या हो, म्यूटाजन। जैसे यूवी रेडिएशन काज म्यूटेशन, इस नाते यूवी रेडिएशन क्या है, म्यूटाजन। हेडिंग डालिए जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर में पेडिग्री एनालिसिस पहले दी है, हम लोग इसको पहले नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर तो पहले समझ में आ जाए, क्योंकि उन्हीं का यहाँ इस्तेमाल होगा, तो डिसऑर्डर समझ में आ जाएगा तो पेडिग्री समझ में आ जाएगी आपको। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और ये सब मेंडेलियन चल रहे हैं, और उसके बाद ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल। तो हेडिंग डालिए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पेडिग्री पढ़ लेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर, जब हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो वहां हम लोग मेंडेलियन और क्रोमोसोमल फिर से लिख लेंगे। अभी देखें, जेनेटिक डिसऑर्डर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम। लिंक्ड डिसऑर्डर। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई भी जेनेटिक डिजीज जिसका जीन ऑटोसोम पर पाया जाता हो। तो अगर जीन ऑटोसोम पर होगा तो उसको ऑटोसोमल डिजीज कहोगे। अब ऑटोसोम पर जो जीन होगा वो दो कैटेगरी का हो सकता है, या तो वो डोमिनेंट जीन होगा या तो वो रिसेसिव। तो अगर डोमिनेंट जीन से बीमारी हो गई है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज कहोगे, और रिसेसिव से हो गई तो ऑटोसोमल रिसेसिव। तो लिखते चले, जीन ऑफ डिजीज प्रेजेंट ओवर ऑटोसोम। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, मतलब रेसेसिव ऑटोसोमल जीन है जो बीमारी कर रहा है, मतलब जीन ऑफ डिजीज आर क्या, रेसेसिव है। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जो नाम अभी याद कर लेंगे। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, एल्केप्टोन्यूरिया है, थैलासीमिया। थैलासीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। कम से कम इतनी तो याद ही रखो। दूसरी
ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, मतलब जो जीन है डिजीज का वो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। जीन ऑफ डिजीज आर डोमिनेंट। और इसका एक एग्जाम्पल दिया है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ऐसे करता है कि एग्जामिनर 4 नाम दे देता है और पूछ लेता है इसमें से कौन डोमिनेंट जीन से बीमारी हो रही है, कौन रेसेसिव जीन से हो रही है। तो जो ऊपर लिखे वो सब रेसेसिव और जो नीचे लिखा वो डोमिनेंट। यही बगल में देख लेते हैं, अगर रेसेसिव डिजीज है तो अगर कैपिटल ए जीनोटाइप है तो ये नॉर्मल होगा, क्योंकि बीमारी कैसी है, रेसेसिव। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो ये भी क्या होगा, नॉर्मल, क्योंकि बीमारी कैसी है, रेसेसिव जीन से आती है। और रेसेसिव जीन हमको दिखाई कब पड़ेगा, जब स्मॉल ए स्मॉल में, तो फिर सफर हो जाएगा। तो बीमारी कब होगी, तो इस कंडीशन में, तो ये जितनी यहां बीमारियां लिखी हैं, जितनी बीमारियां लिखी हैं वो बीमारियां हमको कब देखने को मिलेगी, तो जब कहोगे होमोजाइगस रेसेसिव। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर जीन डोमिनेंट वाला है तो देखो क्या होगा, जीन डोमिनेंट है तो कैपिटल ए से बीमारी हो जाएगी, हाँ या ना। डोमिनेंट जीन से बीमारी हो रही है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, पक्का हो जाएगी। अच्छा, कैपिटल ए स्मॉल ए, तब डोमिनेंट जीन एक तो है ही, वो एक्सप्रेस कर जाएगा, फिर बीमारी हो जाएगी। लेकिन अगर स्मॉल ए है तो क्या मिलेगा, तो बड़ा स्पेशल है। यहां स्मॉल ए वाला बीमार है और यहां स्मॉल वाला नॉर्मल है, क्योंकि यहां जीन क्या है, डोमिनेंट है, और यहां जीन क्या है, रेसेसिव। तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज हमको कब देखने को मिलेगी, तो कहोगे जब होमोजाइगस रेसेसिव होगा। तो चाहे वो फिनाइलकीटोन्यूरिया हो, चाहे वो एल्कोप्टेन्यूरिया हो, चाहे वो थैलासीमिया हो, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, ये सब बीमारियां अगर दिख रही हैं तो अंदर जीन के हाल कैसे हो, होमोजाइगस रेसेसिव। और अगर ये दिख रही है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो इसका मतलब है या तो अंदर से कैपिटल ए कैपिटल में है तो भी दिख रही होगी, और कैपिटल ए से स्मॉल है तो भी। तो अगर इसका नॉर्मल है, इसका मतलब ये होमोजाइगस रेसेसिव। ये सब बातें याद रखिएगा, अभी पेडिग्री एनालिसिस में सब इस्तेमाल होगी। हेडिंग डालें दूसरी, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, मतलब जीन जिससे बीमारी हो रही है वो सेक्स क्रोमोसोम पर हो। यदि बीमारी का जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होगा तो उसी जीन को सेक्स लिंक्ड जीन कहेंगे और बीमारी को सेक्स लिंक्ड डिजीज कहेंगे। तो लिख लीजिए, जीन ऑफ डिजीज प्रेजेंट ओवर क्या, तो आंसर देंगे सेक्स क्रोमोसोम। जीन ऑफ डिजीज प्रेजेंट ओवर सेक्स क्रोमोसोम, इसी को सेक्स लिंकेज भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्स लिंकेज किसने खोजा था,
तो ये टीएच मॉर्गन का काम है, उन्होंने ही तो सेक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था, एक्स क्रोमोसोम से जुड़े थे। डिस्कवर बाय टीएच मॉर्गन। अच्छा, सवाल ये है कि जब सेक्स लिंक्ड है तो बताओ एक्स क्रोमोसोम से लिंक है कि वाई से? तो कहोगे दोनों से हो सकते हैं। अगर वाई क्रोमोसोम पर है तो फिर वो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर होगा, और अगर वो एक्स क्रोमोसोम पर है तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाई लिंक्ड कैरेक्टर, नाम ही से पता चल रहा है कि जीन कहां होगा, जीन फॉर कैरेक्टर प्रेजेंट ओवर कहां, वाई क्रोमोसोम। ध्यान से सुने, अगर जीन वाई क्रोमोसोम पर है तो फिर दो चीजें बिल्कुल पक्की हो गई कि वो जीन सिर्फ मेल में होगा, क्योंकि वाई केवल मेल में है। और अगर सिर्फ मेल में होगा तो इनहेरिट होके जाएगा कहां, मेल ही में जाएगा। ऐसा जीन जो केवल मेल में पाया जाए और मेल से मेल में ही जाए, उन सब जीन को होलैंड्रिक जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? होलैंड्रिक जीन। जैसे मेल में ईयर पर हेयर होते हैं, इस जगह हेयर ऑन ईयर, इसको हाइपर ट्राइकोसिस ऑन ईयर कहते हैं। ये सिर्फ मेल में ही देखने को मिलेगा क्योंकि इसका जीन कहां है, वाई क्रोमोसोम पर है। तो खास बात यह है, वाई लिंक्ड जीन ओनली प्रेजेंट इन मेल एंड inherit from male to male only। मेल से केवल कहां जाएंगे, मेल ही जाएंगे, फीमेल नहीं जाएंगे। ऐसे जीन को कहते हैं होलैंड्रिक जीन, और इसका एग्जाम्पल है जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस ऑन ईयर इन मेल। हाइपरट्राइकोसिस ज्यादा ढेर सारे बाल कहां, ईयर पर जो उगाते हैं, ये सिर्फ मेल में होता है क्योंकि इसका जीन कहां है, केवल वाई क्रोमोसोम पर है। तो ये वाई लिंक्ड हो गया। अच्छा, अब जीन अगर कहां पाया जाए, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाए, तो उसका नाम फिर क्या हो जाएगा, एक्स लिंक्ड हो जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर या डिजीज। मतलब इन बीमारियों का जीन केवल एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा, एक बात, और ज्यादातर ये रेसेसिव होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं और ज्यादातर रेसेसिव होते हैं। इसी नाते बीमारियों को एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज कहते हैं। फिर से सुन लेते हैं, ऐसे डिजीज जिनका जीन एक्स क्रोमोसोम पर हो उसको हम एक्स लिंक्ड कहेंगे, वो ज्यादातर रेसेसिव होते हैं, इसी नाते उनको हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज कहते हैं। और एग्जाम्पल, तो दो एग्जाम्पल याद रखोगे, एक हीमोफीलिया और एक कलर ब्लाइंडनेस। लिख लो, जीन फॉर एक्स लिंक्ड डिजीज ओनली प्रेजेंट ओवर एक्स क्रोमोसोम, और ये जीन मोस्टली क्या होते हैं,
रेसेसिव जीन होते हैं, इसी नाते इनको कहते हैं एस लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। और एग्जाम्पल बता दो, दो एग्जाम्पल याद रखना है, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस कैसी बीमारियां हैं? तो कहोगे एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। अब लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। ये बताओ, यदि कोई बीमारी एक्स क्रोमोसोम से जुड़े जीन से होती होगी तो वो जीन मेल में और फीमेल में किस कंडीशन में होगा? तो जो कि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो जीन अनपेयर होगा। जीन क्या होगा? अनपेयर होगा। और फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है तो फिर जीन क्या होगा? पेयर होगा। तो जब पेयर होगा और अनपेयर होगा तो उनके एक्सप्रेस होने की जो संभावना है वो भी अलग अलग होगी। मेल में एक्सप्रेस होने की संभावना कुछ और होगी, फीमेल में एक्सप्रेस होने की संभावना कुछ और होगी। तो जो काम की बात है कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, इसी नाते एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज का जो एक्सप्रेशन है वो मेल और फीमेल में एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। अब कौन किसमें कैसे एक्सप्रेस करेगा वो आपको समझना, अभी लिखना नहीं। जैसे इधर देखें, मान लेते हैं कि फीमेल है, तो फीमेल में अभी आपको मैंने बताया कि दो एक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे, दो एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम ये है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम ये है। ऐसा हो सकता है कि हीमोफीलिया का जो जीन है यहां पर भी डोमिनेंट जीन पाया जाए और यहां पर भी डोमिनेंट जीन पाया जाए, तो हीमोफीलिया नहीं होगी। यहां डोमिनेंट इस वाले पर पाया जाए और इस वाले पर रेसेसिव पाया जाए तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, हीमोफीलिया फिर नहीं होगी। अच्छा, यहां रेसेसिव पाया जाए और यहां डोमिनेंट पाया जाए तो फिर डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, फिर बीमारी नहीं होगी। अच्छा, यहां भी रेसेसिव पाया जाए और यहां भी रेसेसिव, तो क्या कर जाएगा? एक्सप्रेस। तो तीन संभावनाएं ऐसी हैं जिसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? डोमिनेंट एक्सप्रेशन मिलेगा। और रिजल्ट क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। एक एक्सप्रेशन ऐसी मिली है जब रेसेसिव जीन क्या कर जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा और सफर हो जाएगा। सफर का मतलब बीमारी हो जाएगी। डोमिनेंट एक्सप्रेशन की संभावना कितनी है? तो कहोगे तीन है। कितने में से? चार। भाई चार ही संभावनाएं हैं, चार में से तीन है। और इसके संभावना कितनी है? एक है। कितने में से? चार में से। तो फीमेल के केस में रेसेसिव बीमारी के होने की संभावना या उसके एक्सप्रेस होने की संभावना कितनी है? एक है। चार में से मतलब 25%। अब मेल लिख लेते हैं। मेल की स्थिति यह है कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम। वाई से कोई मतलब नहीं होता, एक्स ही की बात हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक्स क्रोमोसोम पर कैपिटल एच पाया जाए। तो अगर एक्स पर कैपिटल एच पाया जाएगा तो फिर एक्स पर स्मॉल एच नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे केस में होगा क्या? ऐसे केस में डोमिनेंट एक्सप्रेशन होगा। और हो सकता है कि भाई अगर एच की जगह क्या मिल जाए? स्मॉल एच। और अगर स्मॉल एच मिलेगा तो रेसेसिव एक्सप्रेशन होगा। अब आप ये बता दो, डोमिनेंट एक्सप्रेशन होगा तो नॉर्मल और रेसेसिव एक्सप्रेशन होगा तो सफर। डोमिनेंट एक्सप्रेस होने की संभावना कितनी है? 1/2 ही तो है भाई, दो ही संभावनाएं हैं, या तो कैपिटल एच होगा या तो कैपिटल एच नहीं होगा। और रेसेसिव एक्सप्रेस होने की संभावना भी
1/2 आराम से बताएंगे। अगर कोई बीमारी एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो उसके एक्सप्रेस होने की संभावना मेल में ज्यादा है कि फीमेल? मेल में ज्यादा है, 50% है, और फीमेल में 25% है। इसी नाते हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ज्यादातर मेल में दिखती हैं, फीमेल में कम दिखती हैं। काम की बात सुने, मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। इसी नाते हीमोफीलिया के जो जीन हैं वो फीमेल में पेयर होंगे और मेल में अनपेयर होंगे। इसी नाते एक्सप्रेशन की संभावना मेल फीमेल में अलग होगी। अगर वो बीमारी एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो रेसेसिव के एक्सप्रेस होने की संभावना फीमेल में 1/4 मतलब 25% है, और अगर वही बीमारी मेल में बताएंगे तो कितना आ जाएगी? 50। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस किसमें ज्यादा होंगी? मेल में ज्यादा होंगी, फीमेल में कम। असर्शन है। रीजन? तो रीजन बताओगे कि जीन मेल में अनपेयर होते हैं और फीमेल में पेयर होते हैं। ये लिखो, पॉइंट लिखना है। मेल हैव 1x chromosome while female have 2x chromosome। इसी नाते that's why gene of X-linked disease found as unpaired gene in male while pair gene in किसमें? फीमेल। क्लियर? इसी नाते सो expression of X-linked disease differ in male and female। लिखिए, expression of X-linked recessive disease like hemophilia and color blindness। एक्सप्रेशन ऑफ एक्स लिंक्ड रेसिव डिजीज लाइक हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? मोर इसमें इन मेल देन क्या? फीमेल। एक और क्वेश्चन, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज शो करते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब ये कौन सी चीज आ गई है?
तो मदर ले लेते हैं, फादर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मदर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक पर कैपिटल एच है, एक पर स्मॉल एच है। फादर के पास 2 एक्स नहीं 1 एक्स एक वाई है, और जिस एक्स पर स्मॉल एच है। अब क्रॉस होने के बाद दो लोग मिलेंगे, एक होगा सन और एक होगी डॉटर। खुश काहे हो गए हो? आराम से बताएं। सन के पास क्या होगा? तो सन के पास होंगे 1 एक्स 1 वाई, बातचीत न करो भाई। और डॉटर के पास 2 एक्स। ये बता दो, इसके पास जो 1 एक्स है और 1 वाई है, आया कहां से? तो वाई यहां से आया है, ठीक है। और यहां से क्या आया है? एक्स आया है। बताओ कौन सा एक्स आया होगा? कोई भी आ सकता है। अगर ये वाला आ जाएगा तो यहां क्या लिख दोगे? स्मॉल एच लिख दोगे। तो यहां 2 संभावनाएं हैं। हो सकता है कि यहां से कैपिटल एच वाला आ गया हो, ये भी तो हो सकता है। और हो सकता है यहां से स्मॉल एच। तो बताना इस सन को हीमोफीलिया होगी या हीमोफीलिया नहीं होगी, ये कौन तय करेगा? मदर तय करेगी। मदर ने अगर कैपिटल एच वाला यहां भेज दिया तो इसको हीमोफीलिया नहीं होगी, और मदर ने अगर स्मॉल एच वाला भेज दिया तो इसको हीमोफीलिया हो जाएगी। कहने का मतलब है कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के केस में सन की समानता किससे होगी? मदर से होगी, मदर तय करेगी। अब इधर आ जाओ, डॉटर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक कहां से आया होगा? एक आया होगा मदर से, एक आया होगा फादर से। तो एक मदर से पहुंचा देते हैं और एक फादर से पहुंचा देते हैं। तो फादर तो कंफर्म है क्या देगा, उसमें तो कोई शक नहीं, उसके पास जो होगा वही देगा। मदर बताओ। तो मदर हो सकता है कैपिटल एच भेज दे, एक ऑप्शन ये है, और हो सकता है मदर स्मॉल एच भेजेगी। तो इस डॉटर को हीमोफीलिया कब होगी? तो ध्यान से, इधर से तो कुछ भी आ सकता है। अगर इधर से कैपिटल एच आ जाए तो, अगर हो मान लो इसके पास, तो कभी भी इसको हीमोफीलिया नहीं होगी। इसको हीमोफीलिया है तो इसको हीमोफीलिया हो सकती है। अगर इसको हीमोफीलिया ना होती, इसके ऊपर कैपिटल एच लिख लेते, तो यहां से आता क्या? कैपिटल एच आता, तो क्या कभी बीमार होती? तो हीमोफीलिया के केस में जो डॉटर हैं उनकी समानता किससे होती है? फादर से। और जो सन है उनकी समानता मदर से। मतलब मदर से सन रिजेंबल करेंगे और फादर से डॉटर रिजेंबल करेंगे। इसी को कहते क्या है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। लिख लीजिए। सन रिजेंबलेंस with mother and daughter resemblance with father। यदि किसी सन को सफर करना चाहते हैं तो क्या शर्त है? ये फादर से कोई मतलब नहीं। सन को सफर करना चाहते हैं तो मदर के पास कम से कम एक हीमोफीलिया का जीन तो हो, तभी तो दे सकते हैं। अगर मदर इस स्थिति में हो तो क्या कभी सन सफर हो सकता है? असंभव। तो सन के सफर होने की मिनिमम शर्त क्या है? मदर कम से कम कैसी हो? कैरियर, मतलब कैपिटल एच स्मॉल एच। अच्छा, किसी डॉटर को सफर करना है तो फादर के पास तो स्मॉल एच होना कंपलसरी है, इनकी तो बिल्कुल कंपलसरी है। मदर कैसी हो सकती है? तो मदर कम से कम क्या हो? अच्छा, मदर ऐसी हो तो ये सफर नहीं होगी।
तो सफर सन की शर्त है क्या? मदर मस्ट बी कैरियर, मतलब कैपिटल एच स्मॉल एच। आखिरी लाइन, फॉर सफर डाटर क्या होनी चाहिए? सफर डाटर की एक शर्त है, फादर मस्ट बी सफर और मदर मस्ट बी कैरियर। फादर मस्ट बी सफर एंड मदर मस्ट बी कैरियर। कैरियर का मतलब कैपिटल एच स्मॉल एच। बस आज इतना ही, क्वेश्चन कल करवाएंगे।